हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की आपकी अपनी क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज और आज हम फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपके कौन कौन से हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ पढ़ेंगे और उसका क्रांतिकाल पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है वैद्युत प्रतिरोध और वैद्युत चालकता। उसके बाद जो टॉपिक होगा ओम का नियम, और अंतिम टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। इसमें आपका जो ये आर्टिकल है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और 2024 में या आप 25 में कह लीजिए, 2025 में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो सबसे पहले है वो क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, आप जानते हैं कि आपके पास अगर कोई धातु चालक है तो धातु चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, कोई इधर जाता है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी गति की दिशा बार बार टकराकर बदलते रहते हैं। और टकराते किससे है? धनायनों से। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो क्रमागत धनायनों से टक्कर के बीच चली गई औसत दूरी, मतलब किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो धनायनों से क्रमागत दो टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं हम कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ कहलाता है या कहलाती है। और इसे जो प्रदर्शित करते हैं हम वो करते हैं लैम्डा से, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराएगा तो उनके बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई औसत दूरी होगी वह होगी आपकी माध्य मुक्त पथ। इसी प्रकार से हम किसके बारे में कह सकते हैं? श्रांति काल के, रिलैक्सेशन टाइम। अब श्रांति काल क्या होता है आपका कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया औसत समय अंतराल। इसमें क्या है? इसमें है आपकी औसत दूरी, और इसमें क्या होगा? दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया औसत समय अंतराल, वो कहलाता है आपका श्रांति काल। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? टो से, टो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं ये दूरी है तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। और इसका मात्रक क्या होगा? सेकंड होगा, चूंकि एक प्रकार से टाइम है। तो ये आपके लिए जो श्रांतिकाल और माध्य मुक्त पथ था वो हमने बता दिए। बस ये ध्यान रखना है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी माध्य मुक्त पथ और दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया औसत समय अंतराल श्रांति काल कहलाता है। माध्य मतलब इसे माध्य मुक्त पथ को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और श्रांति काल को टो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है आपका वैद्युत
प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अब ये क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध किसी भी चालक का गुण होता है। क्या होता है? किसी भी चालक का गुण, यानी कि किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, वही कहलाता है आपका वैद्युत प्रतिरोध। और अगर इसकी हम सूत्र वाली परिभाषा देखें मैथमेटिकली, तो क्या होगा कि किसी भी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो क्या कहेंगे कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा विद्युत धारा I का अनुपात चालक का वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R कहलाता है। ठीक है, इतनी बात। तो यहां से आपके पास जो सूत्र बन गया R का, वो क्या बन गया वैद्युत प्रतिरोध का? V अपॉन I। ठीक है, इतनी बात। अब वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र आपके पास V अपॉन I आ चुका है। इसी से हमने परिभाषा लिखी है कि किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात चालक का वैद्युत प्रतिरोध R कहलाता है। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक वो होता है ओम, और एक ग्रीक लेटर होता है इस प्रकार का, इस ओम को इससे प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मात्रक ओम होता है। और अगर यहां से आप मात्रक देखें तो यहां से क्या बनेगा कि जो इसका मात्रक होगा वो क्या होगा? वोल्ट। भाई V का वोल्ट होता है और विद्युत धारा I का क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। और इस वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या कहते हैं? जिसे ओम कहते हैं। ठीक है। अब आपको ध्यान इसमें यह रखना है कि इसके बहुत सारे छोटे बड़े मात्रक है जो यूज भी होते हैं आपके। जैसे अन्य मात्रक के बारे में अगर बात करूं मैं, तो 1 मिली ओम, 1 मिली ओम में 10 की घात -3 ओम होते हैं। ठीक है। माइक्रो ओम की बात कर लीजिए आप। माइक्रो ओम इसमें होते हैं 10 की घात -6 ओम। ये इसके छोटे मात्रक है। और अगर बड़े मात्रक देखे जाए तो सबसे पहले आप किलो ओम ले लीजिए। 1 किलो ओम इसमें होता है 10 की घात +3 ओम। और अगर एक मेगा ओम की बात करूं मैं, मेगा ओम कैपिटल M ओम, तो 10 की घात 6 ओम। ठीक है। तो ये कुछ प्रतिरोध के छोटे बड़े मात्रक है। इसके अगर विमीय सूत्र की बात करूं तो इसका विमीय सूत्र यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए।
तो V में सूत्र आप कैसे निकालोगे? आप जानते हैं कि आपके पास जो मात्रक है वो क्या है, R बराबर V अपॉन I है। तो अगर मैं इसका V में सूत्र में सबसे पहले इसका मात्रक को छोटा कर लूं, तो मात्रक क्या है आपका, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है ना, यहां से निकला था वोल्ट प्रति एम्पियर। अब इस वोल्ट प्रति एम्पियर को लिख सकता हूं मैं, वोल्ट को लिख सकता हूं जूल प्रति कूलाम। V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो इसका क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, और एम्पियर नीचे है, तो ऊपर आपका जूल बन गया और नीचे कौन है, कूलाम और एम्पियर। अब आप इसमें लगभग सभी की विमाएं जानते हैं, तो जो विमा बन जाएगी इसकी वो क्या बनेगी, जूल की विमा क्या होती है, m l की पावर 2 t की पावर -2, और कूलाम आप जानते हैं क्यू बराबर I इंटू टी, तो इसकी हो गई a इंटू टी, और एम्पियर की a, ठीक है ना। तो आपका m l की पावर 2, अब a की पावर 1, a की पावर 1 या तो a की पावर 2 और ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, और t की पावर -1 जब ऊपर जाएगी तो ये भी माइनस, दो माइनस वहां पहले ही थी, तो कितना बन जाएगा आपके पास, t की पावर -3, और ये a की पावर 1, a की पावर 1, a की पावर 2, तो ऊपर जाकर ये भी माइनस। तो इस प्रकार आपको वैद्युत प्रतिरोध का विमेय सूत्र निकल जाएगा। अब कैसी राशि होती है यह एक अदिश राशि है, ठीक है ना, कैसी राशि है, अदिश राशि। अब इसमें बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट आप वैद्युत चालकता, इसकी बात करेंगे वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जो वैद्युत चालकता होती है वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, मतलब वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध का वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम व्युत्क्रम होती है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम कि आपकी जो वैद्युत चालकता है, वैद्युत चालकता वो किसके बराबर बन गई, 1/, वैद्युत प्रतिरोध। तो अब अगर इससे आप इसके मात्रक लिखे और विमा लिखे तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले मात्रक लिख लेते हैं सबका, तो इसका मात्रक क्या होगा, अब आप जानते हैं कि जो आपकी वैद्युत चालकता है वो वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, मतलब जो भी वैद्युत प्रतिरोध के मात्रक होंगे हम उसका उल्टा कर देंगे। तो इसका एक मात्रक क्या है आपका, ओम है, तो इसका मात्रक क्या बन गया, ओम इनवर्स, ठीक है। और अगर मैं इससे निकालूं तो I अपॉन V, तो एक हो जाएगा एम्पियर एम्पियर प्रति वोल्ट, और एक इसका जो मात्रक होगा, एक इसका मात्रक होता है साइमन, साइमन एस, ठीक है। तो इस वैद्युत चालकता के जो मात्रक होंगे ये 3 होते हैं। विमा क्या होगी, अब विमा होगी इसकी, आप जानते हैं कि इस प्रतिरोध की विमा है, अब इसका जब उल्टा करेंगे तो m की पावर
-1 L की पावर -2 T की पावर +3 और A की पावर +2। तो इस प्रकार आप वैद्युत चालकता और वैद्युत प्रतिरोध की विमा को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब इसे साफ कर देते हैं और आपके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या था? इसके बाद हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है आपका? आपने कक्षा 10 में भी एक बार पढ़ा हुआ होगा, बस यहाँ हमें केवल थोड़ा सा ही उसके बारे में बताना है, जिससे आपका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो पूरा हो जाए। तो अब बात करेंगे हम ओम के नियम की। ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब ये क्या होता है? हम कह सकते हैं कि यदि हम किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं न बदले, भौतिक अवस्थाएं जैसे उसकी लंबाई हो गई, अक्षेत्रफल हो गया, परिच्छेद क्षेत्रफल, ताप हो गया, दाब हो गया, अगर हम इन्हें न बदले तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात नियत रहता है। या ये कह सकते हैं कि चालक के सिरों पर जो आरोपित विभवांतर होगा वो उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। तो क्या कह रहे हैं हम कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले, अब भौतिक अवस्थाएं जैसे क्या कह सकते हैं? अब तार की लंबाई कह सकते हैं, जो भी आप पदार्थ या चालक रह रहे हैं उसकी लंबाई कह सकते हैं, उसका परिच्छेद क्षेत्रफल कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? ताप कह सकते हैं। तो इस प्रकार जितनी भी आपके पास राशियां हैं भौतिक अवस्थाओं के लिए, अगर हम उन्हें न बदले तब चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? अनुक्रमानुपाती का वही मतलब है कि V और I का जो अनुपात है वो नियत रहेगा। यदि मैं कह दूं कि यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर V हो, आरोपित विभवांतर कितना हो? V, तथा प्रवाहित धारा कितनी हो? स्मॉल I हो, तब जो ओम का नियम होगा क्या होगा? तब ओम के नियम से तो हम कह सकते हैं जो ओम का नियम होगा वो होगा V अनुक्रमानुपाती I, मतलब V। अब इसे आप जब हटाएंगे अनुक्रमानुपाती को तो बराबर लगाएंगे तो कोई नियतांक होगा, तो नियतांक और इनटू में कौन है? I, तो I इधर, तो V अपॉन I बराबर क्या बन गया? नियतांक।
ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V का और I का अनुपात क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब यहाँ से सिंपल सी एक बात है कि वे सभी पदार्थ ओम के नियम का पालन करेंगे जिसके सिरों पर जो आरोपित विभवांतर होगा, किस ताप पर, नियत ताप पर। क्योंकि हम टेम्परेचर क्या रख रहे हैं, उसकी भौतिक अवस्थाओं को चेंज नहीं कर रहे, यानी कि ताप को नियत रख रहे हैं। तो जब ताप नियत होगा तो उस समय V और I क्या रहेंगे, नियत। यानी कि इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या रहेगा, नियत। जैसे जैसे V चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग I भी चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, देखिए अगर देखा जाए तो इस नियतांक को क्या कहते हैं, इस नियतांक को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध R। अभी हमने पढ़ाया था कि R बराबर क्या था, V अपॉन I। अब यदि विभवांतर V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचा जाए, क्या खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए, तो वह एक सरल रेखा होती है। ठीक है, मतलब अगर हम V के और I के बीच, इधर हम I कह लेंगे और इसमें क्या कह लेंगे, V। तो V और I के बीच अगर ग्राफ खींचे तो क्या होनी चाहिए, एक सरल रेखा। मतलब कहने का यह है कि अगर हम I की वैल्यू 2 है और I की वैल्यू 2 पर V की वैल्यू 4 आई, तो अगला मान जो होगा, अगर आपने इस 2 की जगह I की वैल्यू 4 कर दी तो इस V की वैल्यू 8 हो जाएगी। 6 कर दी अगर आपने वैल्यू तो इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जैसे हम 4/2 करें V बटे I, तो कटकर कितना 2, 8/4 करें तो कटकर कितना 2, 12/6 करें 12/6 तो कटकर कितना 2। यानी कि इन V का और I का अनुपात नियत रहना चाहिए, तब वो क्या होगा, ओम के नियम का पालन करेंगे। अब जितने भी आपके धातु चालक है, यानी जितने भी आपके धातुएं हैं, वे सभी यानी कि नियत ताप पर सभी धातुएं ओम के नियम का पालन करती है। बस टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा करती है पालन, जैसे में तांबा और पारा कह लो, इनमें जो सबसे अधिक ओम के नियम का पालन करती है वो तांबा होती है और क्या होती है, पारा। पारा भी एक धातु है, बस अंतर इतना है कि वो किस फॉर्म में रहती है, लिक्विड फॉर्म में, यानी सामान्य ताप पर लिक्विड फॉर्म में रहती है। अब इसके बाद जो आज का हमारा अंतिम टॉपिक है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। अब है क्या वो, सबसे शुरू में हमने इसके बारे में बताया था कि हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे किसके आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर। यह आर्टिकल आपको बड़े अच्छे से समझना है। तो आर्टिकल क्या है आपका, अनुगमन
अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, आपने कोई चालक मान लिया और इस चालक की जो लंबाई है, इस चालक की लंबाई है स्मॉल एल, और चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो v है। ठीक है, यानी कि चालक की लंबाई कितनी है, एल है, और चालक का जो परिच्छेदक क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। अब यदि इस चालक के अंदर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन हो, कितनी हो, स्मॉल एन हो, और मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो अनुगमन वेग है वो कितना हो, वीडी हो, तब इस चालक में जो प्रवाहित धारा होगी, चालक में प्रवाहित धारा I बराबर होगी NEAVD। अब यदि चालक के सिरों के बीच आरोपित अंतर कितना हो, V हो, यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, आरोपित विभवांतर V हो, तब इसके अंदर जो वैद्युत अक्षेत्र होगा, तो वैद्युत अक्षेत्र कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि E बराबर होगा V/L। मतलब आपके जो ये सिरे हैं वो एक प्लेट की तरह कार्य करेंगे, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है और दूरी कितनी है प्लेटों की, L। तो हम कह सकते हैं कि जो E होगा बीच में, मतलब वैद्युत अक्षेत्र प्लेटों के बीच होगा E बराबर V/L। अब जब इसके अंदर वैद्युत अक्षेत्र उत्पन्न हो गया, और अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, आवेशित कण होते हैं। तो इस वैद्युत अक्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करेगा। क्या कार्य का करेगा, बल कार्य, यानी कि इस वैद्युत अक्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, आप जानते हैं कि जो बल F होता है वो होता है Q/E। अब आपके पास कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो कैपिटल E होगा, और स्मॉल e, कैपिटल E की वैल्यू कितनी है, V/L, यानी कि आपके पास EV/L बन गया है। कितना बन गया है, EV/L। अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो, m हो, तो एक बात है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर कहीं आपके पास बल है, तो बल किसी न किसी त्वरण से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है बल, किसी न किसी त्वरण से। अब यदि द्रव्यमान m हो, तब इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण मतलब a, F बराबर m/a से a हो जाएगा F/m। F की वैल्यू आपने निकाल ली है EV/L, EV/L, और बटे में और कौन है, m। तो a बराबर आपके पास जो बन चुका है वो बन चुका है EV/m/L। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए कि जो त्वरण है a, ये इस वैद्युत अक्षेत्र के कारण लगा है, EV/ml। अब यदि वैद्युत अक्षेत्र की उपस्थिति में, अनुपस्थिति कह लीजिए, वैद्युत अक्षेत्र की
अनुपस्थिति में ऊष्मीय वेग कितना हो? ऊष्मीय वेग किसका? इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऊष्मीय वेग u1 हो, तो इस त्वरण के कारण कितने वेग वृद्धि होगी वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में? ये किसमें है? वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वेग u1 है। अब यदि दो क्रमागत टकरों के बीच लिया गया समयांतराल t हो, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उसके वेग में वृद्धि कितनी हो जाएगी? a इंटू टी हो जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वेग u1 हो, तब इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो वेग होगा, उसमें जो वेग होगा वो u1 प्लस a इंटू T1 होगा। ठीक है ना? अब इसी प्रकार धातु चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन सब के जो वेग होंगे, तो इसी प्रकार अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः u2 प्लस a इंटू T2, u3 प्लस a इंटू T3 डॉट डॉट un प्लस a इंटू Tn। तो ये होंगे सभी अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उसमें वेग, और इन सभी वेगों का जो औसत होगा, इन सभी वेगों का औसत वो अनुगमन वेग के बराबर होगा। ठीक है ना? तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो अनुगमन वेग होगा, अनुगमन वेग Vd, वो सब इन सब उसमें वेगों के औसत के बराबर होगा। वो औसत का मतलब क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि u1 प्लस a T1, u2 प्लस a T2 प्लस डॉट डॉट un प्लस ATN, और टोटल पद कितने हैं आपके पास? n है। तो हमने कर दिया कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आप Vd बराबर क्या करेंगे? आप वेग अलग ले लीजिए और समय वाले पद अलग ले लीजिए। तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un और AT1 प्लस AT2 प्लस डॉट डॉट ATN बटे में कितना है? n है। अब वेगों का अलग बटे में n कर दीजिए, यानी कि u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un बटे n। इसमें से आप a कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn, और बटे में कितना आ जाएगा? n। अब ये है वेगों का औसत। किसका औसत? वेगों का। उसमें वेगों का औसत मतलब एक प्रकार से v एवरेज है, औसत। ठीक है? और a इंटू ये किसका है? समय अंतरालों का औसत है, यानी कि श्रांतिकाल है। तो आप जानते हैं कि औसत उसमें वेग जो होता है, औसत उसमें वेग वो कितना होता है? 0। तो हम यहाँ क्या रख देंगे कि Vd बराबर या तो 0, a की वैल्यू आपने निकाली है E v अपॉन एम एल इंटू, तो ये समीकरण सेकंड। तो Vd का मान आप ये कह लीजिए कि यहाँ रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, या आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो इस Vd का मान, Vd का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या थी कि I बराबर
NeAVD, और VD की वैल्यू कितनी है कि EV/ml इंटू तो। अब यहाँ से आप V इधर कर लीजिए, अब ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर बटे में I/V। एक आपके पास N है, E इंटू ई स्क्वायर, A है, तो है, और बटे में कौन है, M इंटू L है। उल्टा कर कीजिए तो V बटे I, यानी जब आप इसे उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ML/N/E² A इंटू तो। और आप जानते हैं कि नियत ताप पर आपकी जो वैल्यू है ML/N/E² A इंटू तो, वो क्या होगी, नियत रहेगी। क्या रहेगी, नियत। चूंकि आप जानते हैं कि द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो पहले ही कांस्टेंट है। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट आप रखोगे तो ना तो लंबाई बढ़ेगी और ना ही अक्षेत्रफल, और ना ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच का श्रांति काल, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले ही कांस्टेंट रहेगी प्रति एकांक आयतन में। तो टोटल वैल्यू ये बन जाएगी नियत। अब जब ये नियत है तो इसका मतलब V/I भी क्या रहेगा, नियत। और जब ये नियत है तो यही आपका ओम का नियम है, कि यही ओम का नियम है। ठीक है ना। तो ये था आपका अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। अब आशा करता हूँ कि आज के जो टॉपिक थे वो आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। यदि आपको अच्छे समझ में आ गए हो तो प्लीज़ ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे, और जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हो, देख रहे हो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको आगे भी अन्य महत्वपूर्ण चैप्टरों की, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखें।